हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा काफ़ी दिनों से डोमेस्टिक वायलेंस पे एक डिटेल वीडियो की मांग की जा रही थी। हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस की घटना क्या होती है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट की न्यायालय डोमेस्टिक वायलेंस में किस तरीके के आदेश पारित कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप एडवोकेट हैं या आप लॉ स्टूडेंट हैं, किसी जुडिशरी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है और कहां पे दाखिल किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 2A में एग्रीव्ड पर्सन को डिफाइन किया गया है कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो कि एग्रीव्ड होगा। और जब हम एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन को देखते हैं सेक्शन 2A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो यह निकल करके आता है कि कोई भी महिला जो कि किसी व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है और वह ऐसा आरोप लगाती है कि उस व्यक्ति ने उसके साथ हिंसा कारित की, यानी एग्रीव्ड पर्सन अगर कोई होगा तो वह विमेन होगी, महिला होगी। सीधी सी बात है कि कोई पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? महिला कर सकती है, क्योंकि एक्ट में डिफाइन किया गया है कि एग्रीव्ड पर्सन एक महिला होगी। अब दूसरी बात हम भी देखते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, क्योंकि सेक्शन 2A में कहा गया है कि वो महिला जो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रही हो। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया था और सेक्शन 2F में कहा गया है कि कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ में, चाहे शादी के रिलेशन में या शादी जैसे प्रकृति के किसी रिलेशन में रह रही है, या परिवार के एक सदस्य के रूप में रह रही है, या किसी समय पर रह चुकी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर, किसी समय पे साथ साथ रह चुके हैं, तो यह होती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कोई ऐसी महिला जो किसी व्यक्ति के साथ शादी के रिलेशन में रह रही है या शादी जैसे नेचर में रह रही है। अब आप समझ जाइए कि लिव इन में रहने वाली महिला भी डोमेस्टिक वायलेंस दाखिल कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है इस तरीके के रिलेशन में एक ही छत के नीचे, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर सकती है। घर में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो सिस्टर हो, ये सारी महिलाएं भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल कर सकती हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि फैमिली, ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उनमें से जो एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित महिला है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर सकती है, चाहे साथ में रह रही हो और चाहे किसी समय रह चुकी हो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कौन दाखिल कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मानी जाती हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा अपराध के तहत वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि कवर होती हैं, वो कौन से काम हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है, परिभाषा दी गई है। मैं बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दूं। सेक्शन 3 की जब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 4 पार्ट्स में इस एक्सप्लेनेशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट, फिजिकल एब्यूज, शारीरिक हिंसा, किसी भी तरीके की धक्का मुक्की, मारपीट, शारीरिक क्षति, शारीरिक पीड़ा, यह फिजिकल एब्यूज के तहत आएगी। दूसरी, सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक हिंसा, अगर सेक्सुअली किसी के साथ असॉल्ट किया गया है, किसी ऐसी महिला के साथ जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, तो ये सेक्सुअल एब्यूज के तहत आएगा। तीसरा, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया दोस्तों इमोशनल टॉर्चर को भी इंक्लूड किया गया है।
यानी वर्बल और इमोशनल अब्यूज, किसी को तिरस्कार करना, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, अपमान करना, या लड़का पैदा नहीं हो रहा इस तरीके का ताना देना, बॉडी शेम करना, किसी भी तरीके का रंग रूप या बॉडी के फिगर को लेकर के टॉन्ट करना, ये सारी चीज़ें वर्बल और इमोशनल अब्यूज के अंतर्गत हिंसा मानी जाएगी। चौथी चीज़ इकोनॉमिक अब्यूज, आर्थिक हिंसा, जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है वाइफ के साथ या ऐसे रिलेशन में हम रह रहे हैं जो पति पत्नी के नेचर का है, या हमारी माँ हो गई या सिस्टर हो गई, अगर उनके साथ कोई हमारी इस तरीके की कोई आर्थिक जिम्मेदारी है और उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं तो ये होगी इकोनॉमिक अब्यूज़ यानी आर्थिक हिंसा। तो इस तरीके की हिंसा अगर कोई व्यक्ति ऐसी महिला के साथ करता है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी है या रह रही है, तो यह घरेलू हिंसा कहा जाएगा। सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसके अंतर्गत। दोस्तों, मैं समझता हूं कि यहां तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कवर होती हैं। अब साथियों, देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है वो दाखिल कहाँ पे किया जाता है, और मजिस्ट्रेट की न्यायालय या वो न्यायालय जिसमें दाखिल किया जाता है किस तरीके के और कितने तरीके के आदेश पारित कर सकती है। साथियों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 4-5 तरीके के मुकदमों का रिलीफ हम एक ही मुकदमे में पा सकते हैं। ये वही कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि वो कौन कौन से रिलीफ है। एक्ट के सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 23 तक डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ की हम डिमांड कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है, संरक्षण आदेश, किसी भी तरीके की हिंसा से संरक्षित करना, चाहे वो किसी भी तरीके का एब्यूज हो, जो एक्सप्लेनेशन 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, किसी भी तरीके का एब्यूज हो उससे प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 19 के तहत रेजिडेंस ऑर्डर, महिला को निवास का अधिकार देने का आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किया जा सकता है, भले ही उस महिला का उस घर में कानूनी अधिकार हो या ना हो। अगर वहां पर विदा होकर गई है तो वहां पर निवास का अधिकार पारित किया जा सकता है। तीसरा सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, भरण पोषण का अधिकार, तमाम तरीके के खर्चे जिसमें एजुकेशन, चिकित्सा, रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, सेक्शन 20 के तहत यह आदेश पारित किया जा सकता है। सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर, अगर हस्बैंड ने बच्चे को छीन लिया है या ससुराल वालों ने बच्चे को छीन लिया है तो महिला अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए कस्टडी ऑर्डर भी मांग सकती है इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। सेक्शन 22 कॉम्पनसेशन ऑर्डर, क्षतिपूर्ति का आदेश, अगर घरेलू हिंसा कारित की गई महिला के साथ तो कोर्ट कंपनसेशन का ऑर्डर भी कर सकती है। क्षतिपूर्ति का क्वांटम ऑफ क्षतिपूर्ति क्या होगा, ये केस टू केस डिफर करता है। अब जैसा मैंने कहा था कि 5 तरीके की रिलीफ इसमें ली जा सकती हैं। तो मॉनेटरी रिलीफ यानी मेंटेनेंस भी लिया जा सकता है, मेंटेनेंस का अलग मुकदमा दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टडी ऑर्डर, बच्चे को अगर कस्टडी लेना है तो इसी एक्ट के तहत कस्टडी भी ली जा सकती है, गार्जियन वार्स एक्ट का मुकदमा अलग से दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंस ऑर्डर, घर से ना निकाला जाए या घर में वापस रखा जाए, इस तरीके का कोई ऑर्डर चाहिए तो सिविल सूट की ज़रूरत नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में ही इस तरीके का ऑर्डर मांगा जा सकता है। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि 498A का चार्ज भी कोर्ट इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में बना सकती है। तो इतने तरीके के आदेश दोस्तों पारित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 23 ये कहता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट, परवाद के चलने के दौरान कोई भी इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पारित कर सकती है। सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक किसी भी तरीके का इंटरिम ऑर्डर जिस तरीके का कोर्ट समझे पारित कर सकती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर एक केस दाखिल किया जाता है, किसकी कोर्ट में दाखिल किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कि इन ऑर्डर का पालन ना करने पर कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या होता है, पनिशमेंट क्या मिलता है दोस्तों। तो देखते हैं कि आगे क्या कहता है कानून। साथियों, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 27 में ज्यूरिसडिक्शन की बात दी हुई है। क्षेत्राधिकार, किस न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा। 3 बातें हैं जहां पर एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित महिला
टेम्परेरी या परमानेंटली रह रही है, कहीं भी टेम्परेरी रह रही है, तो भी वहाँ के स्थानीय न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकती है। आप समझ लीजिए, पुलिस स्टेशन वाइज जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, वहाँ पर यह मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। दूसरा, जहाँ पर जिसके खिलाफ हम दाखिल करने जा रहे हैं या कोई महिला दाखिल करने जा रही है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है या अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो वहाँ पर दाखिल किया जा सकता है। या जहाँ पर हिंसा हुई है, कॉज ऑफ एक्शन जहाँ राइज हुआ है, वहाँ पर भी दाखिल किया जा सकता है। अब आती है पनिशमेंट की बात। किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर इसमें पास किया गया, मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया गया, उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को अगर नहीं माना जाता, ब्रीच कर दिया जाता है, तो सेक्शन 31 के तहत पनिशमेंट होता है, पेनल्टी होती है दोस्तों, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा और फाइन का प्रोविजन किया गया है। इसी सेक्शन 31 में कहा गया है कि जो अपराध होगा 31 का, ये कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। और इस मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा और जब चार्ज फ्रेम करेगा तो एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज 498A IPC और 3/4 DP एक्ट का चार्ज भी फ्रेम कर सकती है न्यायालय दोस्तों। तो साथियों, 498A का अलग से FIR और कंप्लेंट केस करने की भी जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में ही 498A का भी चार्ज फ्रेम किया जा सकता है दोस्तों। तो इसको आप कह सकते हैं 4 in 1, एक ही केस में 4 तरीके या 5 तरीके की रिलीफ ये हो जाती है दोस्तों। तो यह थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मैं समझता हूं कि आपको ये जानकारियां ज़रूर काम आएंगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। अगर मेरी वीडियो में जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें साथियों। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।